नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल गई तो भगवान के दर्शन हो गए। उत्तर प्रदेश के 69,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। 4 वर्ष से भी काम ये लोग कर रहे थे, लेकिन विवादों का जो साया था वो पीछा करते हुए हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अब योगी सरकार से कहा है कि मेरिट लिस्ट फिर से बनाई जाए, यानी जो नौकरी कर रहे थे उनमें से कुछ पर गाज गिरी। हाईकोर्ट के इस निर्णय का सत्ता पक्ष भी स्वागत कर रहा है, विपक्ष भी। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या कारण था कि 69,000 शिक्षकों की नौकरी विवादों में घिर गई? कहां किससे चूक हुई या किसने यहां जानबूझकर घपला घोटाला किया? आखिर हाईकोर्ट को यह निर्णय क्यों देना पड़ा? इससे उत्तर प्रदेश के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? इन सवालों के बीच योगी सरकार ने युवाओं को खुशखबरी भी दी। क्या है वो मामला? आज उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा से पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट आप देखिए। सड़कों पर इस आंदोलन की तारीख और बढ़ गई है। जो कल तक यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर आवाज बुलंद की, उनकी मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मान लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। इसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत नतीजे जारी करने का आदेश दिए हैं। कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। जो फैसला उन्होंने दिया है वो पिछड़े दलित के हित में है। जो काम सपा, बसपा, कांग्रेस, जो पिछड़े दलित का हिस्सा लूटने वाले लोग आज वो लोग विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये गलत है, तो हम उनसे कह रहे हैं कि जब आप सत्ता में थे तब न्याय क्यों नहीं किए आप लोग? हाईकोर्ट के इस आदेश से उन शिक्षकों को भी झटका लगा है जो बरसों से नौकरी कर रहे थे। साथ ही यूपी सरकार को झटका लगा है। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वहीं वाराणसी में अखिलेश यादव ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर आरक्षण का मुद्दा उछाल दिया। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का वो कामयाब होंगे। अब शिक्षक भर्ती का ये मामला तब शुरू हुआ जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। उस समय 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और अखिलेश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया। यानी जो सहायक शिक्षक बनाए गए वो फिर से शिक्षा मित्र बन गए। वक्त के साथ जब यूपी के सीएम की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली तो सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश राज्य सरकार को दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पद नहीं भर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरणों में सभी पदों को भरने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद बीजेपी की सरकार ने 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए भर्ती निकाली। इसके बाद दूसरे चरण की भर्ती थी 69,000 सहायक शिक्षक। विवादों की गांठ उस वक्त पड़ गई जब 69,000 सहायक शिक्षक पदों के लिए निकली इस भर्ती की परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई। इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। इस भर्ती के तहत करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिली, जो 5 दिसंबर 2018 को निकालती है और ये कहती है कि हमको उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती करना है। उसके बाद सरकार जो है आवेदन लेती है जिसमें 4,31,000 कैंडिडेट अपीयर होते हैं और फाइनली 4,10,000 कैंडिडेटों ने इसमें एग्जाम देते हैं और 6 जनवरी
19 को जो है इसका जो है एग्जाम होता है, जिसमें 1,40,60 कैंडिडेट पास होते हैं। पास होने के उपरांत सरकार एक लिस्ट बनाती है, लिस्ट में क्वालिटी पॉइंट को छुपा लेती है, जिसकी वजह से जो संविधान में जो बेसिक एजुकेशन एक्ट 1981 में उत्तर प्रदेश रिजर्वेशन पॉलिसी की जो व्यवस्था है, जिसमें ओबीसी को 27%, एससी को 21% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो नहीं दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में से एससी वर्ग को भी 21% की जगह सिर्फ 16.6% आरक्षण मिला। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। इसको लेकर वो हाईकोर्ट भी गए और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में भी शिकायत की। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था, जिस पर कोर्ट ने मेरिट सूची रद्द करने का आदेश दिया है। इस बीच सीएम योगी ने पुलिस भर्ती को लेकर नया ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों को भर्ती करने की परीक्षा होने जा रही है। इसमें 20% बेटियों को भर्ती करेंगे ताकि वो सड़कों पर शोधों का ठीक से उपचार कर सकें। युवाओं को नौकरी की सख्त जरूरत है, लेकिन कभी परीक्षा पेपर लीक की वजह से, तो कभी सरकार की नीतियों की वजह से, तो कभी किसी और वजह से अगर भर्तियां रद्द होती हैं या फिर इसमें देरी होती है, तो सबसे ज्यादा उन युवाओं को नुकसान होता है जिनके कंधों पर भारत की तकदीर टिकी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। एक बड़ी खबर इसी संबंध में आई है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। हाईकोर्ट के निर्णय पर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार की साजिशों को ये करारा जवाब है। राहुल गांधी ने कहा, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों की इसे जीत बताते हुए बीजेपी सरकार सही मायनों में युवाओं के दुश्मन हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये सारी बातें कही। हम हमारे मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। राजेश चौधरी जी, प्रियंका गुप्ता जी, घनश्याम तिवारी जी, अनिल दुबे जी, शांतनु गुप्ता जी, डॉक्टर एमएच खान जी, आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में। राजेश जी, अभी अभी खबर आई है, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और बीजेपी की साजिश इसे बताया और ये कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों की ये जीत है, बीजेपी युवाओं की दुश्मन है। क्या आपको लगता है कि शिक्षक भर्ती में वाकई आरक्षण को दरकिनार करते हुए लिस्ट बनाई गई थी, चौधरी साहब? देखिए, हमारा पहले दिन से ये मानना था कि यदि इसमें कोई गड़बड़ हुई है तो उसको हम दूर करेंगे। निश्चित रूप से ये हमने कोर्ट में भी कहा था और समय समय पर हमारी सरकार ने ये बयान भी दिए थे। और पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उससे सरकार भी सहमत थी। हाईकोर्ट का जो निर्णय आया उस निर्णय से हम सहमत हैं और सबको जो नियमानुसार इसका स्क्रूटनी करके उनको नियुक्ति देने का काम सरकार करेगी। चूंकि मामला हाईकोर्ट में लंबित था, इसमें सरकार अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं कर सकती थी। ये हमारे सामने मजबूरी थी, नहीं तो अभी कब का ये निर्णय हो गया होता। तो सरकार को जो आदेश दिया है हाई कोर्ट ने, उस आदेश का हम सम्मान करते हैं, उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। और जहां तक राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के पास कोई विषय तो है नहीं। राहुल गांधी यदि आरक्षण के विषय को समझ जाए तो दावा करता हूं इस बात को उनकी समझ ही नहीं आएगा कि कौन किस जाति से है, किस जाति से नहीं है, क्या नहीं है, कैसे आरक्षण मिलना चाहिए, उनके सर से उतर जाएगी बात। पर हम आदेश का इसका सम्मान करते हैं, उसका अक्षर से पालन करेंगे। राजेश जी, मैं एक सवाल ही पूछना चाह रहा था, लेकिन आपसे एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूं। मेहमान आज ज्यादा है हमारे साथ। जब इस मामले में याचिका अदालत में लगाई गई तो यूपी सरकार की तरफ से चौधरी साहब ये कहा गया कि नहीं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये बात गलत है और कहीं भी ओबीसी या एससी कोटे के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। ये आप ही की सरकार ने कहा था, आप ही की सरकार की तरफ से जाओ। अगर हम गलत हैं तो बताइए। देखिए, पहले जब बच्चे हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट की एकल ब्रांच का एक बेंच का जो आदेश था उसके अनुसार काम कर रही थी सरकार। अभी जब वो डबल बेंच का निर्णय आया तो उससे कर रहे हैं। सरकार काम करती है तो हो सकता है कोई उसमें थोड़ी बहुत 19-20 बात रह गई हो, उसको दूर किया जाएगा। राजेश जी, आपने ईमानदारी से ये कहा कि 19-20 हो सकता है और हम उसे दूर करेंगे, ये आपकी बहुत अच्छी बात है और साफगोई भी आपकी है।
लेकिन पहले ही अगर सरकार ये मान लेती सर, तो आज देखिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद आपको ऐसा नहीं कहना पड़ता। प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका जी, अगर हम आपसे कांग्रेस की प्रवक्ता नेता होने से अलग युवाओं की बात करें तो आपको क्या लगता है इसमें किसका नुकसान हुआ है, किसको फायदा हुआ है? अंसारी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान विरोधी चेहरा है वो आज हाई कोर्ट के जरिए बेनकाब हुआ है। लगातार जिस बात को कांग्रेस पार्टी कहती चली आ रही थी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो उससे पहले हो, चाहे बच्चों के आरक्षण छीनने की बात हो, वो सच आज निकल के सामने। हकीकत ये है कि इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान उन बच्चों का है जो लगातार 5 साल तक सरकार की यातनाओं का शिकार होते रहे, सड़कों पर घसीटे गए, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनके साथ अन्याय किया गया। अगर ये सरकार आज कहती है कि हम मान लेते तो पहले ही मान लेते, 5 साल उनके सड़कों पर बर्बाद नहीं होते। और आज जब ये न्याय हो जाता है तो उनके भी साल बर्बाद होते हैं, उन बच्चों का भी जीवन बर्बाद होता है जिन्हें आरक्षण से बाहर किया जाए। हकीकत है उसका जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी। कि आप बताइए कौन सा ऐसा नेता है जिसके पास ये बच्चे नहीं गए? देश से लेकर प्रदेश तक सभी नेताओं के ये बच्चे चक्कर काटते रहे, पर कहीं से न्याय की उम्मीद तक नहीं है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, इसीलिए आरक्षण को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि उन बच्चों को आरक्षण जो उनकी संवैधानिक अधिकार था वो भी नहीं मिल पाया। और आपको अगर आरक्षण के बारे में नहीं पता, आपके अधिकारियों को नहीं पता, तो जिनको आरक्षण के बारे में पता है आप उनसे इस आरक्षण की व्यवस्था को बनवाते। आपकी नाकामी, आपका नाकारापन उन बच्चों की जिंदगियों पर भारी पड़ा। उनके साथ उनके परिवारों ने भी झेला, उनके साथ उन बच्चों ने भी झेला है जिनकी आशाएं, आकांक्षाएं सब पूरी तरीके से धूमिल हो गई। आज कटाव यहाँ तक जा रहा है कि जो SC, ST, OBC है उसका कटाव कहीं कहीं जनरल बच्चों से भी ऊपर चला जा रहा है। हकीकत यह है, चाहे वो EWS का बच्चा हो, चाहे वो जो है डिसेबल बच्चा हो, सभी का कटाव लगातार इनकी गलत आरक्षण व्यवस्था की वजह से बढ़ता चला जा रहा है। और लोग बेटर ये समझते हैं कि हम जनरल में ही भर दें शिक्षा। ऐसी सोच, ऐसी व्यवस्था अगर कोई लेकर आया है तो वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। इन बच्चों के जीवन की अगर 5 साल बर्बाद हुए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है इसकी, और इसके लिए सरकार को उन सभी बच्चों से माफी मांगनी चाहिए और उनके लिए न्याय व्यवस्था लानी चाहिए। जिन बच्चों का अधिकार, आज नौकरियां जिनकी जाएगी, उनकी भी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। प्रियंका जी, समय का थोड़ा ख्याल रखिए, 6 लोग हैं, सभी को बराबर समय देना है। अनिल दुबे जी, सीधा सा प्रश्न, क्या OBC SC आरक्षण के साथ इस लिस्ट में खिलवाड़ हुआ है, आप मानते हैं? देखिए, कुछ तो विसंगतियां थी, इन विसंगतियों को लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे थे। उस समय हम लोग विपक्ष में थे। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी इनके धरने पर 9 दिसंबर 2023 को इनके धरने पर गए थे। इन छात्रों ने उनसे दिल्ली में भी संपर्क किया था, हम लोग इनके आंदोलन में रहे, तो इनकी मांगों को, इनकी विसंगति, इसमें जो विसंगतियां थी उन मुद्दों को हम लोग पहले भी उठा रहे थे। और हम NDA में आने के बाद प्रॉपर फोरम पर हमारे नेता ने इस बात को रखा भी था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। और मैं आपको याद भी दिलाऊं, राजेश चौधरी जी को याद होगा कि 23 दिसंबर 2021 को, उस समय हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन हमने उस समय भी सराहना की थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इन जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं इनसे भी मुलाकात की थी और उन्होंने खुद भी संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा था कि इसमें विसंगतियां हैं, इनको दूर किया जाएगा। बाद में क्या कारण हुए, क्या चेंज किया गया कि 6800 लोगों की अलग भर्ती का हुआ, क्या लगा, और आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया हम लोग उसका स्वागत करते हैं कि ये विसंगतियां थीं और इन विसंगतियों को पहले ही दूर किया जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, मैं समझता हूं कि सरकार उस निर्णय का सम्मान करेगी और उन विसंगतियों को, जो विसंगतियां थी उनको दूर करेगी। क्यों, और जो भी इन विसंगतियों के लिए भी जो भी जिम्मेदार होंगे, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसको संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है दुबे जी, बहुत संक्षेप में और ठीक आपने अपनी बात कर दी। घनश्याम तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इससे बेहद नुकसान हुआ है और अब भले ही उन्हें फायदा मिल जाए, लेकिन जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, जिनकी नौकरी जाएगी, उन्हें नुकसान हो जाएगा? मानते हैं आप ऐसा कि अगर किसी को फायदा पहुंच रहा है तो कुछ ऐसे बेकसूर नौजवान भी हैं हमारे जिन्हें नुकसान भी हो सकता है? नमस्कार सईद जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, और सबसे पहले मैं आपके मंच से विनेश फोगाट का भारत में गर्मजोशी से स्वागत करता हूं।
अब इस विषय पर आते हैं। ये गजब तमाशा है जो आपके दर्शक देख रहे होंगे कि सरकार के प्रवक्ता कहते हैं कि हम अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, उनके सहयोगी कहते हैं कि हम अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं अपनी पीठ थपथपा रहा हूं, अनुप्रिया पटेल कह रही है कि अपनी पीठ थपथपा रही हूं। 6 साल से अभ्यर्थी सड़क पर हैं, 6 साल से। 2018 से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। आप ये सोचिए, ये जो अभ्यर्थी हैं, ये इन्हें स्कूल में होना चाहिए था, पढ़ा रहे होते। 6 साल से सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को तबाह किया, ऐसे स्कूलों में जहां पे गरीब, पिछड़े, दलित वर्गों के बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं। तो आप शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर रहे थे। और आप जिसे अगर आप कोई गूगल करें तो आज के छात्र, आज उत्तर प्रदेश में लोग इसे आरक्षण घोटाला कह रहे हैं। आप आरक्षण घोटाला कह रहे थे। कौन कर रहा था आरक्षण घोटाला? मुझे लगता है कोई भी गूगल करे 2019 में इसके प्रदर्शन के बारे में गूगल करे, 2020 के प्रदर्शन के बारे में गूगल करे, 2021 में, 2022 में, ऐसा कोई न्याय का मंच नहीं था जहां पर इन अभ्यर्थियों को, इन शिक्षकों को न्याय की बात कही जाती थी, इनको सफलता मिलती थी, लेकिन फिर भी एक अड़ियल योगी सरकार अड़ी रहती थी। मुझे अब भी याद है कि 2022 में ये खबर छपी थी जब योगी जी ने कहा था कि मुझे अपने जाति की राजनीति, ठाकुर होने की राजनीति करने का गर्व है और जाति का गर्व है। ये जो मानसिकता है कि हम अपनी जाति का गर्व मनाएंगे और समूची जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको आरक्षण घोटाला में बदल देंगे, और जब उस लड़ाई को प्रदर्शन करने वाले लोग जो बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं, उनमें से कई लोग जेल गए, कई लोग को तरह तरह से यातनाएं दी गई, वो लोग जब ये लड़ाई जीत लेते हैं तो एक सरकार जो तमाशाबीन रही, उस पीड़न में शामिल हुई, वो आकर के बधाई खुद को दे रही है। शर्म आनी चाहिए। इसके जिम्मेदार ये सभी लोग हैं। इसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं, इसके जिम्मेदार केशव प्रसाद मौर्य हैं, इसके जिम्मेदार आज आरएलडी है जो उनके साथ खड़ी है, जो इसके बारे में कुछ नहीं कह पा रही, इसके जिम्मेदार अनुप्रिया पटेल है, इसके जिम्मेदार जिन लोगों के आपने बयान दिखाए, ओपी राजभर, ये सभी लोग हैं। इन्होंने सभी ने अपने अपने तरीके से छात्रों के साथ प्रपंच किया है, पाखंड किया है। आज ये अभ्यर्थी, आज ये शिक्षक जीते हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई में जिसकी क्षति हो रही है, अब वो क्षति पूर्ति करें, जिसको कोर्ट ने भी अपने आदेश में लिखा है। ठीक है, शांतनु गुप्ता जी, आपको लगता है कि अगर आरक्षण की जो तय सीमा है उतना न दिया गया तो ये कहीं ना कहीं जानबूझकर किया गया होगा? और क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को सामने लाना होगा, या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये गलती हो गई, तो ये घोटाला है, गलती है, या जानबूझकर ऐसा किया गया है? क्या लगता है शांतनु जी? मैं इस केस को पिछले 7 साल से फॉलो कर रहा हूं। मैंने इस पर कई आर्टिकल लिखे हैं। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो विस्तार से आपके दर्शकों को बताऊंगा हुआ क्या। आपकी रिपोर्ट में काफी कुछ बता दिया, उसमें कुछ चीजें गैप थी, उसको मैं फिल करूंगा जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 7 साल में 1.5 लाख टीचरों की भर्ती करी। आपने भी बताया उसे लगता है, तो पहले कुछ 68,500 की, फिर 69,000 की भर्ती आई। और दोनों एनआईसी के एक सॉफ्टवेयर है उसमें, जिसमें सारे रिजर्वेशन रूल एंटर्ड होते हैं, उसके हिसाब से चलती। बीच में एनआईसी का अपडेट आया जिसमें 2 तरह के रिजर्वेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी, हॉरिजॉन्टल मतलब उसी के अंदर रिजर्वेशन होते हैं, जैसे महिला का रिजर्वेशन, स्वतंत्रता सेनानी का रिजर्वेशन, जो डिसेबल्ड है उसका रिजर्वेशन, उससे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। तो वो कुछ रिवर्स हो गया था, तो उससे जो 59,000 वाली भर्ती वो हो गई, जैसा आपकी रिपोर्ट में बताया, वो हो गई। लोग भी आ गए, 1.5 लाख लोग आ गए, करीब फील्ड पे आ गए, उनकी नियुक्ति हो गई। उसमें 6800 में गलती निकली, 6800, और वो सूची दूसरी आ गई। अब जो फंडामेंटल सब्सटेंशियल क्वेश्चन दूसरे कुछ और अभ्यर्थी फिर से लेके गए कोर्ट में, वो आप समझ गए। पहली बार 6800 वाला सॉल्व हो गया, फिर अभ्यर्थी कुछ लेके गए। वहां पे फंडामेंटल क्वेश्चन ये था कि आप रिजर्वेशन को ऑल थ्रू आउट यूज करेंगे कि हर स्टेज पे यूज करेंगे। मेरा मतलब है कि अगर आपने एज का फायदा लिया, फीस का फायदा लिया, तो उसके बाद आपको रिजर्वेशन वाली लिस्ट में ही रहना पड़ेगा, फिर आप ओपन मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते। जैसे यूपीएससी भी वैसे ही एडमिशन करती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक, और पूरे देश में ऐसे ही होता है, क्योंकि इसमें कई स्टेज होती हैं। इसमें पहले आप फीस का लाभ लेते हैं, एज का लाभ लेते हैं, फिर टीएटी, सुपर टीएटी, एकेडमिक परफॉर्मेंस, मेरिट लिस्ट। ये सिंगल बेंच ने भी इसी को माना कि अगर आप एक बार रिजर्वेशन की कैटेगरी में घुस गए तो आपको उसी लिस्ट में रहना पड़ेगा। उसके बाद ये डबल बेंच ने इस फंडामेंटल क्वेश्चन पे जजमेंट दिया है, और मेरे ख्याल से कोई ना कोई इसको लेके सरकार ना जाए, इसे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे वर्डिक्ट में कहा है कि आप ये जो मैंने बात कर रहा हूं कि आप अगर आपने एक बार रिजर्वेशन का फायदा ले लिया तो आपको एंड तक उसी मेरिट पर रहना पड़ेगा। आज के 2 जज का जो आया है फ्राइडे को जजमेंट,
ये कह रहा है कि हर स्टेज पे ओपन कंपटीशन होगा। तो ये फंडामेंटल लॉ का क्वेश्चन है, कोई रिजर्वेशन को कम ज्यादा नहीं कर रहा। एक बार मैं आपको आंकड़े और बता दूं, ये जो 69,000 भर्ती हुई, इसमें ओबीसी की 18,590 करीब पोजीशन बननी थी, लेकिन इसमें 34,000 ओबीसी की भर्ती हुई कि कुछ लोग ओपन मेरिट लिस्ट से आ गए। इसमें एससी की 14,400 की भर्ती होनी थी, इसमें 17,260 ओबीसी एससी कैंडिडेट सड़क पे है। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। मुझे लगता है आपके पैनल में कितने लोगों ने जजमेंट पढ़ा है? 50 पेज का जजमेंट है, 14 पेज से ऑपरेटिव प्रोसीजर शुरू होता है, पेज नंबर 14 सर, आखिरी के 1.5 पन्ने में डिसीजन है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने वो जजमेंट पढ़ा भी है, यहाँ पे आगे अपने राजनीतिक बयान दे रहे सब। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है कि रिजर्वेशन आपने एक बार लाभ लिया है तो अंत में सूची उसी से बनेगी, या हर स्टेज पे ओपन कॉम्पिटिशन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में कई सरकारें बार बार गई। शांतनु जी, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, लेकिन जो हमारी रिसर्च टीम ने हमें जो आंकड़े दिए हैं वो आपसे मैच नहीं करते। हमारी रिसर्च टीम ने जो 21% है ना, 21% और 14% है, 14 अगर मैं थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज्ड हूं, और उसके मुकाबले 21 की जगह 16% बच्चों को यहां पर लिस्ट में शामिल किया गया। आप कह रहे हैं ज्यादा नौकरियां मिली है ना, और यहाँ जो हमारे पास आंकड़े हैं, मैं आपको बताता हूं, इसकी मैं आपको त्रुटि बता दूं इसमें क्या होता है। देखिए, आप जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरिट में आप ओपन मेरिट में आ जाते हैं तो आपको जनरल लिस्ट में शामिल कर ले। मान लिया कट ऑफ जनरल की 100 है, 100 नंबर की है, और कोई ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट भी 100 ले आता है, तो उसको जनरल मेरिट या मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी में ले आते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब उसने फीस का, एज का, कभी भी किसी एज पे लाभ ना लिया हो। अगर उसने लाभ ले लिया है किसी स्टेज पे तो उसे रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में रहना। ये फंडामेंटल क्वेश्चन था जजेस के पास, जो आप अगर देखें 34 पेज का जजमेंट, मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है कि नहीं बिल्कुल, नहीं अरे मैं आपसे सहमत हूं बिल्कुल। और वो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मुझे वो आंकड़ा एग्जैक्ट भेज दिया है, अभी तुरंत मेरे पास लैपटॉप है, उसके सामने आ गया। मैं आपको बता देता हूं। 1 जून 2020 को 67,867 शिक्षकों की लिस्ट जारी हुई, पहली, शांतनु जी, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट सरकार के द्वारा बनाई गई, जिसमें क्वालिटी पॉइंट को छिपाया गया, और उसके बाद यूपी में आरक्षण की जो व्यवस्था है, ओबीसी 27% शांतनु जी, और एससी 21%। 21%, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। इसमें अब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी कहा कि ओबीसी को यहां पर शिकायत में यह बताया गया, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह कहा कि 3.86 4% ओबीसी को और 16.2% कोटा जो है वो सिर्फ मिला एससी को। मैं सिर्फ जो आंकड़े मेरे पास थे, आप अगर क्लियर करेंगे तो और अच्छा रहेगा, मैंने आपको बता दिया। मैं डॉक्टर रमेश खान से एक रिएक्शन ले लूं, वही बचे हैं सिर्फ, है ना, तो आगे आप इसको क्लियर कर दीजिएगा। डॉक्टर खान सर, आपको लगता है कि इसमें नुकसान बच्चों का हो गया, और अगर नहीं जाते कोर्ट तो शायद ऐसा ही चलता रहता है, ये पता तक नहीं चलता। तो कहीं ना कोई ऐसी गड़बड़ है, या जानबूझकर की जा रही है, या गलती से हो रही है, मतलब आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। आप मानते हैं ऐसा सर? जी सही साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं शांतनु जी के सारी बातों को खंडन करता हूं, कंडम करता हूं। शांतनु जी अगर उत्तर प्रदेश में 100 आदमी मर जाए तब भी बीजेपी की तरफ बोलेंगे। ये कभी साथ नहीं देते हैं जो दलित वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। देखिए शांतनु जी बीच में बोलिए सर, हमने कोर्ट का वेट पढ़ लिया है। अब ये खान साहब एक सेकंड रोक रहा हूं, आप बात तो सुनिए। खान साहब एक सर निवेदन के साथ, सर आप बड़े हैं मेरे जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं सर। सर शांतनु जी देखिए, मैंने भी आंकड़े बता दिए, मैं लड़ा तो नहीं सर उनसे, ठीक है ना, कोई बात नहीं सर, आप उनसे नहीं, आप बच्चों की बात कीजिए। आज आप ये बात कीजिए सर, आज आप ये बात कीजिए कि जिन लोगों की नौकरी चले जाएगी, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं बेचारे, उनका क्या होगा। आज आप वो बात कीजिए कि जिन लोगों को नौकरी मिल जाएगी, जिन्हें वंचित कर दिया गया था, है ना सर। तो प्लीज शांतनु जी और बीजेपी की बात मत कीजिए सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं। देखिए सही साहब, जो समाज में नफरत पैदा करते हैं उनको भी बात उठानी चाहिए, उनकी भी बात। अरे सर, अपन आज बच्चों की बात कर रहे हैं सर, आज टीचर्स की अपन बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, सुनिए। अब आप, जब ये इको गार्डन में छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अभी ये बैठे हैं, क्या नाम है चौधरी साहब,
ये बता दें, इनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर, इनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए साहब, मेरी बात नहीं सुनेंगे आप, अपनी बात कहेंगे, सुनिए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर धरना स्थल पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि इनको लतियाना चाहिए, ये वर्ड है ओम प्रकाश राजभर के। आज दूसरी बात कर रहे हैं, कह रहे थे इनको लतियाना चाहिए, तो छात्रों को लतियाना चाहिए जो अपने हक की लड़ाई मांग रहा है। और कोर्ट अगर नहीं गए होते तो इनको न्याय भी नहीं मिलता। और न्याय क्या मिला कि SC ST और OBC का हक छीन लिया आपने दूसरों लोगों को भर्ती कर दिया। अब जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है ये स्वागत योग्य है। अब इसमें छटनी हो जाएगी, अब हमारे लोगों को और SC ST को OBC को न्याय मिल सकेगा। लेकिन इनका चरित्र तो देखिए अंसारी साहब, शहीद भाई, देखिए इनका चरित्र देखिए। जब वहां धरने पे पहुंचते हैं, इसमें कई छात्रों की जान चली गई, घोड़े चलाए गए, दौड़ाए गए घोड़ों से, इनको लाठियों से पीटा गया। और ओम प्रकाश राजभर ने जब कहा कि इनको लतियाने का ही काम करना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उनसे हाथ मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर सरकार में बैठे हैं। ये हमें दुख है। ये चौधरी साहब अगर बोलते हैं तो मुझे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन शांतनु जी सही नहीं बात बोल रहे हैं, उनको सही बात बोलनी चाहिए। अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो आपको जो छात्र पीड़ित हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आंकड़ों से काम नहीं बनता है। शहीद अंसारी साहब ने जो बात कही है मैं उसकी तायद करता हूं, और बिल्कुल सही कही है शहीद अंसारी साहब ने, बिल्कुल निष्पक्ष बात कही है शहीद अंसारी साहब ने। लेकिन शांतनु जी को पूरी तरह से मैं खारिज करता हूं कि आपने छात्रों के साथ धोखा किया, आप छात्रों के साथ खड़े नहीं हैं। देखिए, अपर कास्ट के लोग भी आ गए, उसमें दलित समाज के लोगों को छाट के बाहर कर दिया गया। क्यों किया गया? क्यों सवाल नहीं उठाया? आप आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े तो शहीद अंसारी साहब भी बता रहे हैं, वो हम उसका समर्थन करते हैं। क्यों नहीं उनको नौकरी दी गई? क्यों नौकरी दे दी गई दूसरों लोगों को? ये संविधान का हनन है, संविधान के खिलाफ काम है ये। इस पर सबको माफी मांगना चाहिए। अगर ये छात्र पैसा इकट्ठा करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो इनको न्याय नहीं मिलता। ठीक है, आप न्याय देने के लिए सरकार में बैठे हैं, न्याय अगर आप नहीं देते तो सरकार आपकी बेकार है। आप अगर हर फैसला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करेगा तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या बचा है? आपके पास करने के लिए क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस चीज पे बहस ना हो और इस पे राजनीति ना हो, इस पे छात्रों का भला किया जाए। ठीक है, शांतनु जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे थे शांतनु जी, लेकिन मैं एक रिएक्शन और ले लूं। लाइन से आता हूं, एक ऑर्डर में हम बात कर लें तो राजेश जी का नंबर है। राजेश जी, क्या अब सरकार को थोड़ा सा ये मलाल होगा या चिंता सताएगी कि इसमें कुछ वो टीचर्स जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, नई मेरिट लिस्ट बनेगी तो उनकी नौकरी जा भी सकती है? और क्या राजेश जी, जिस ईमानदारी से आपने अपने संबोधन की शुरुआत की थी, राजेश जी आपको लगता है कि अब सरकार को जिन लोगों ने ये गड़बड़ की है उन्हें सजा देनी चाहिए, उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए? देखिए शहीद भाई, ये विषय कई बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाया गया और सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश से हमारे हाथ बंधे हुए नहीं, हम इस पर डिसीजन करते। जो कोर्ट में बच्चे चले गए, कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि यही स्थिति रहेगी जब तक हम अध्ययन नहीं कर लेंगे, आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हम उसमें मजबूर थे कोर्ट के कारण से। एक बात। दूसरी बात में कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका जी को सुन रहा था। प्रियंका जी उस पार्टी की प्रवक्ता है जिसने मंडल कमीशन नहीं लागू किया था बरसों तक। ये हमें संविधान और आरक्षण बनाने का प्रयास कर रही है। मंडल की कोई विरोधी, मंडल कमीशन की सबसे बड़ी नहीं, उस आरक्षण प्रियंका जी बीच में को मंडल कमीशन ने प्रियंका जी लागू नहीं, किया। प्रियंका जी निवेदन आप प्लीज सुन लीजिए। कांग्रेस ने नहीं, प्रियंका जी बीच में अन्याय किया है देश के ओबीसी और एसटीज के साथ। और जहां तक समाजवादी पार्टी के अपने तिवारी साहब बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। 86 में से 56 तो आप अखिलेश यादव जी की जाति के भर्ती कर लेते हो। ये आपका आरक्षण था, ये आपका ओबीसी समाज की लड़ाई थी। 86 में से 56 पीसीएस अधिकारी आप केवल अखिलेश यादव जी की जाति के भर लोगे और प्रवचन हमको दोगे। आपने भी भर्ती की थी मित्र 2017 में, और आपने भर्ती की, उसमें 3000 सीटों को खाली छोड़ दिया था। 2017 में हमने आने के बाद उनको भरने का काम किया, खाली छोड़ करके नहीं गए। और जहां तक ये विषय है, गंभीर विषय है, और उस समय भी जो ये भर्ती हुई है उसमें हमने
मैं आपको आंकड़े देता हूं, 69,000 भर्ती में से 32,000 ओबीसी की कैटेगरी के विद्यार्थियों को, आप अपीलार्थियों को वहां पर नियुक्ति देने का काम किया है। ऐसा नहीं 6800 छूट गए थे, उनको हम भर्ती की प्रक्रिया हमने शुरू की, उनके लिए वैकेंसी निकाली, बैकलॉग से सीटें जो खाली पड़ी थी उनको निकाला, पर कोर्ट के कारण से हमारे हाथ उसमें बंधे हुए थे, इसलिए हम भर्ती नहीं कर पाए। और आज भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं होता है। आज भतीजे का कोटा अलग नहीं है, चाचा का कोटा अलग नहीं है, दूसरे भाई का कोटा अलग नहीं है। आज ट्रांसपेरेंसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती करती है। मैं दुबे जी की बात से सहमत हूं। दुबे जी कह रहे थे उन विचारों पे हम भी चलते हैं। मैं भी सदन का सदस्य हूं, मैंने भी ये बात सदन के अंदर रखी थी, तो सरकार ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया था कि कोर्ट जैसे ही डिसीजन करेगा हम इन बच्चों को नौकरी देंगे। और उनमें से बहुत सारे बच्चों की लग भी गई है नौकरी, जो नई भर्ती आई है उसमें मैं कई सारे नाम है आप बोल सकता हूँ बच्चों के जो आज नौकरी कर रहे हैं। अभी उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला 1 महीने पहले। ऐसा नहीं है ये लोग राजनीति करने के लिए बैठे हुए। और मैं खान साहब को सुनना था, खान साहब तो राजनीतिक विश्लेषक के रूम में आपके चैनल पे बैठे हुए और बात कर रहे हैं किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह से। आपको एलर्जी हो सकती है गुप्ता जी से, मैं मानता हूं, कुछ आपको परेशानी व्यक्तिगत होगी या वैचारिक होगी, वो मैं नहीं, पर आप भी तो विचार रखिए। आपने विषय पे बोला नहीं, आप 100% भाजपा के विरोध में चले जाओगे, वो तो आपके विचार से लग रहा है कि आप मोदी के विरोधी हो, तो लग रहा है कि आप योगी के विरोधी हो। आप अपने विषय पे बोलेंगे नहीं, इधर उधर की बातें करेंगे। तो ये सरकार ओबीसी के साथ खड़ी है, एसटी वर्ग के साथ खड़ी है। किसी के आरक्षण पर कोई किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होगा। जो संविधान सम्मत आरक्षण है वो सभी को मिलेगा। ये बात में और रिकॉर्ड आपको विश्वास दिलाता है। बहुत अच्छी बात है राजेश जी, आप ये बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने ये नहीं कहा, अब तो देखिए निर्णय आ चुका है, नई मेरिट लिस्ट बननी है। अब तो सरकार चाहे तो उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकती है, ढूंढ सकती है, सजा दे सकती है, जिनके कारण आपकी भी थोड़ी सी किरकिरी हुई राजेश जी। प्रियंका जी क्या आपको लगता है कि वो तो मैंने कहा है कि 19-20 जहाँ हुआ है, जहाँ चूक हुई है बिल्कुल आप देखेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। हम तारीफ कर रहे हैं आपकी, वो तो आपने शुरू में ही कहा था। प्रियंका जी चलिए, हाईकोर्ट ने ही सही, कम से कम न्याय मिला बच्चों को, टीचर्स को, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ नुकसान भी हो जाएगा, कुछ लोगों की नौकरी भी चली जाएगी? क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है, नई मेरिट लिस्ट बनेगी तो कुछ लोगों की नौकरी, जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं बेचारे बरसों से, 4 साल से, आपको लगता है उसका कोई समाधान होना चाहिए? सही जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो अमानवीय चेहरा सरकार का सामने निकल कर आया है, वो एक विशेष वर्ग, जिसको SC ST OBC कहते हैं, उस विशेष वर्ग के प्रति जो अन्याय किया गया है, ये उसका पूरा तरीके से आज चेहरा, चाल, चरित्र जो भी है वो राजेश चौधरी जी का सामने आ चुका है, इनकी पार्टी का सामने आ चुका है। आपने मंडल कमीशन क्यों नहीं बनाया? राजेश जी प्लीज। अरे भाई राजेश जी बीच में नहीं, राजेश जी एक तो नौकरी निकालेंगे नहीं आप। प्लीज सर, आपके बीच में कोई नहीं बोला। राजेश जी प्लीज, राजेश जी क्षमा। अच्छा ये नहीं समय नष्ट होता है इनसे पूछिए, समय नष्ट होता है। प्रियंका जी बात पूरी कीजिए प्लीज। नहीं, इनसे ये पूछे कि सरकारी नौकरियां भी हम दे रहे थे और आरक्षण भी हम दे रहे थे, आज तक तो कभी सवाल उठे नहीं। पर इनकी टाइम में न सरकारी नौकरियां निकल रही है तो कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं आरक्षण खाए जा रहे हैं, कहीं बच्चों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आज वो लड़ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, सड़क से कोर्ट तक लड़ते रह जा रहे हैं। उसके बाद भी आज माफी मांगने की जगह ये कह रहे हैं कि वो जस्टिफाई करते हैं। यही चाल चरित्र चेहरा तो देश को दिखाई दे रहा है। आज तक पर बैठकर ये अपना चाल चरित्र चेहरा पूरे देश को दिखा रहे हैं। शांतनु जी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हाई कोर्ट के डिसीजन को वो मानते नहीं है? आज वो यहाँ बैठकर ये हॉरिजॉन्टल और जो भी एक्सक्यूज दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके इस निर्णय के बाद तो कम से कम उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इस वर्ग के साथ जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसके साथ अन्याय हुआ। उस 5 साल तक उन बच्चों ने अन्याय सहा। 5 साल में कितने लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, कितने लोगों की शादियां टूट जाती हैं, कितने लोगों ने अपने गर्भवती महिलाओं को सड़कों पे खींचा गया, ठंडी में बैठे रहे, उनके ऊपर पानी की बौछार की गई। ये सब अन्याय किसने झेला? और आज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सही जी कि जो बच्चे 5 साल से 4 साल से नौकरियां कर रहे हैं, आज उनकी नौकरी जाएगी तो उनके दिलों पर क्या बीतेगी? इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और सरकार को उनके लिए भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये खामियाजा वो क्यों भुगते? आपकी नाकामी और आपके गलत निर्णय और आपकी गलत प्रणाली जिससे आपने आरक्षण को विसंगत किया, उसकी सजा वो क्यों भुगते? आपको उनके लिए भी अरेंजमेंट करने चाहिए और उनसे भी माफी मांगनी चाहिए, इस देश से माफी मांगनी चाहिए, उस वर्ग से माफी मांगनी चाहिए जिनका हक आपने छीना है, जिनके साथ आपने बरसों तक अन्याय किया है। ठीक है,
राजेश जी, आप जरूर जवाब दीजिएगा प्रियंका जी का। क्षमा, मैंने आपको रोका। एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे तो हम अपनी बात दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। शांतनु जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आता हूं सर आपके पास। अनिल दुबे जी, अनिल जी, आपको लगता है कि इस तरह की जो गड़बड़ी होती है, अब देखिए हाईकोर्ट ने तो निर्णय दे दिया, फिर से लिस्ट बन जाएगी, कुछ का फायदा कुछ का नुकसान हो जाएगा, लेकिन एक भी बच्चे की, एक भी टीचर की जो नौकरी कर रहा है 4 सालों से, अगर उसकी नौकरी जाती है तो दुबे जी उसके परिवार पर क्या गुजरेगी, उसके मन मस्तिष्क पर क्या गुजरेगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? आपको लगता है कि अब हमें इस दिशा में भी दुबे जी सोचना चाहिए और यहां भी इसी दोबारा जो मेरिट लिस्ट बन रही है उसमें ही उन लोगों का नुकसान ना हो, ऐसा कुछ सरकार के सहयोगी होने के नाते आपको लगता है कि सरकार को करना चाहिए? देखिए, हम सरकार में सहयोगी हैं सईद जी, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि कहीं भी कोई विसंगति ना हो। हम जिस दिन से सरकार के साथ हम सम्मिलित हुए हैं, हमारी सारी चीजों पर हमारे नेता की नजर है। और मैं आज ये उच्च न्यायालय का फैसला है, उच्च न्यायालय के फैसले का तो हम स्वागत कर सकते हैं, उसको सरकार को इम्प्लीमेंट सरकार करेगी। और मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरीके से योगी जी के नेतृत्व में संवेदनशील है, और वो संवेदनशीलता के साथ छात्रों का कोई अहित ना हो, कहीं अन्याय ना हो अभ्यर्थियों का, वो उसको पूरा करने का काम करेंगे। और जहां तक जो कार्रवाई की बात है, अगर देखिए जब इन विसंगतियों की तरफ सरकार इनका कोर्ट के आदेश पर मूल्यांकन करेगी तो जो विसंगति के दोषी होंगे निश्चित रूप से वो दंडित भी होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कहीं कोई गलती की है तो मैं सरकार का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन सरकार में शामिल हमारा दल है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उन पर जो भी विसंगति का दोषी होगा तो वो सामने वो भी आएगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन बात कांग्रेस की प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, तो इनका तो वो ऐसे है ना, आरोप लगा रहे हैं भाई मंडल कमीशन वर्षों तक, राजेश जी ने उसका जिक्र किया, मंडल कमीशन वर्षों तक कांग्रेस क्यों नहीं लागू की? वर्षों तक किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का सम्मान इन्होंने क्यों नहीं किया? और 69,000 शिक्षक सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, किस समाजवादी पार्टी के नेता ने, किस कांग्रेस के नेता ने उनके संघर्ष में साथ दिया? उसमें भी संघर्ष में प्रियंका जी मत बोलिए ना बीच में प्लीज। इनकी बात तो वही है कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां तो गिर गई होंगी, यही इल्जाम है हम पर बेवफाई का। और वो जिन्होंने चमन को रौंद डाला है वो दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। ये ठीक उस तरह की बात है। आपने पिछड़ों के साथ कब अन्याय कर दिया? ये आपने नहीं देखा कितना अन्याय आपके द्वारा हुआ है? मंडल कमीशन। अरे प्रियंका जी क्या कर रही हैं आप? नहीं, आपने लागू करने का काम किया। आप बताइए कि पिछड़ों के लिए आपने क्या किया, क्या दलितों के लिए आपने किया? लोग करते रहे, आपकी सरकार ने उसको नहीं किया, ये बात पूरा देश जानता है। और आज आपके मुंह से संविधान की और आरक्षण की बात अच्छी नहीं लगती। ये अलग बात है कि लोकसभा के चुनाव में आपको कुछ सफलता मिल गई, अब आगे नहीं मिलने वाली है। अब ये सरकार हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके अनुरूप काम करेगी और संवेदनशीलता के साथ किसी के साथ अन्याय ना हो, यह भी ध्यान होगा। ठीक है दुबे जी, आपकी चमन जिसने उजाड़ा और कुछ पत्तियां गिर गई, हम दोनों बातों से आपकी, क्योंकि युवाओं का मामला है सर, इसलिए सहमत नहीं है यहां पर। देखिए चमन उजाड़ना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक युवाओं का है, युवा ये शेर कहीं और आरक्षण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं सर कि एक नौकरी पूरे परिवार की होती है सर, वो उस व्यक्ति की नहीं होती। तो अगर जरा सी भी अनियमितता हुई है विसंगति तो हुई है, मैं ठीक बोल रहा हूं, विसंगति हुई है। अरे मैं तो आज राजेश जी और आपकी दुबे जी दोनों, अनिल दुबे जी दोनों की तारीफ कर रहा हूं कि आप कम से कम ईमानदारी से बात मान तो रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। घनश्याम तिवारी जी, और हमने नहीं, मैंने आपको तारीख के साथ बताया कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 दिसंबर 2021 को कहा था कि विसंगति दूर करो। बिल्कुल, और ये और भी अच्छा होता है ना, याद होगी, लेकिन मैं याद दिला रहा हूं। हाँ बिल्कुल, लेकिन और भी अच्छा होता है ना दुबे जी कि सरकार खुद कर देती। जब बच्चे आ गए थे सरकार के पास, उन्हें वहां हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ता, उन्हें अदालत नहीं जाना पड़ता, तब ज्यादा अच्छा लगता। आप और गर्व से कहते कि देखो हमने बच्चों की बात मान ली। हाँ ठीक है, ठीक है सर, मैं जल्दी रिएक्शन ले लूंगी कि ये आपके उस समय नहीं थे। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपकी मेरी गपशप होती रहेगी। तिवारी जी, अब आपको लगता है कि हमें कोई ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है? आरोप देखिए
राजेश जी ने मंडल का उल्लेख कर दिया, अनिल दुबे जी ने कहा, शांतनु जी ने बहुत सारी बातें कही कि अब सभी राजनीतिक दलों को ये सब छोड़ के SC, ST, OBC, आरक्षण, जात पात, इससे ऊपर उठकर कम से कम हमारे युवाओं के लिए कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए घनश्याम तिवारी जी, जिससे सिर्फ कि देश का भविष्य है ना सर, कम से कम उनका नुकसान ना हो। आपको लगता है जरूरत महसूस हो रही है अब? देखिए सही जी, तीन चार बातें अहम हैं। पहली बात कि ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है। 600 दिन से अधिक ये शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, SC SC महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। क्विंट की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि एक महिला 2019 में उन्होंने एग्जाम लिखा था, उनका नाम है रमा देवी, अपने 5 साल की बच्ची के साथ आती है प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ के न्याय की तस्वीरें नहीं हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिनके साथ OP राजभर हो, RLD हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहने वाले लोग हैं, इस जुल्म अन्याय को करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे घड़ियाली आंसू बहाने से मतलब नहीं है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं वर्बैटिम पढ़ देता हूं। 3 वर्ष पहले जो हेडलाइन थी भास्कर में, और ऐसी ही हेडलाइन आज तक पे भी थी, ठाकुरवाद के आरोपों पर योगी की खरी खरी, केवल राजपूतों की राजनीति करने के आरोप लगने से मुझे कोई दुख नहीं, भगवान भी इसी जाति के थे। जो व्यक्ति भगवान की जाति बता के कहे कि मैं अपनी जाति की राजनीति करना चाहता हूं, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, उसी पे दैनिक भास्कर ने लिखा कि यूपी में 26% DM ठाकुर, 11% ब्राह्मण, 5% ही है दलित, जबकि 1 है DM यादव। जब देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री सरासर अपनी जाति की राजनीति करने लगे, 600 दिन छात्र ये अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, और जब वो आंदोलन सफल होता है तो आज भी इन छात्रों को डर है, इन अभ्यर्थियों को डर है कि ये सरकार किसी न किसी षड्यंत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जो अधिकार इनको मिलने वाला है वो अधिकार नहीं मिलेगा। स्पष्ट है कि आज देश के युवाओं को न मोदी जी पे, ये MY कॉम्बिनेशन जो है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी योगी, इस MY कॉम्बिनेशन पर न देश के युवाओं को भरोसा है कि ये एग्जाम करा पाएंगे, न इनको ये भरोसा है कि ये नौकरी दिला पाएंगे, न इनको ये भरोसा है कि जो नौकरी इन्होंने निकाली है उसमें जब सिलेक्शन हो जाएगा तो भर्ती ही करा पाएंगे। उनको लगता है कि सब साजिश की जा रही है किस तरीके से युवाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा सके, ताकि कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति ही इस देश में किसी तरह का विकास हो, उसका लाभ उठा सकें। तो ये जिम्मेदारी सरकार ने छोड़ दी है कि देश के युवाओं को अच्छा भविष्य देना। ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी की पार्टी की तरफ से ये समाजवादी पार्टी उठाती है, ये जिम्मेदारी इंडिया अलायंस उठाता है, और उसको हम संसद में निभाते हैं सरकार से तीखे सवाल करके। ठीक है सर। शांतनु गुप्ता जी, शांतनु जी, क्वालिटी पॉइंट वाला जो इसमें एक पॉइंट है वो भी हमें समझाइए, ये क्या है, और क्या आपको लगता है कि ये क्वालिटी पॉइंट वाले पॉइंट से ही ये सारी गड़बड़ हुई है? देखिए, मैं इसको अभी भी गड़बड़ नहीं मानता हूं। मैं बताता हूँ, ये एक फॉर्मूला, कंपटीशन बिटवीन वन फॉर्मूला एंड अनदर फॉर्मूला। ठीक है, आपको पता है, अगर आप कहें तो मैं आपसे एक बात और पूछ लूं। नहीं, तो... एक बार बात कर लूं मैं अपनी, बस अच्छा, बात बता, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, यही केस सिंगल बेंच पे गया था और उन्होंने जो अभी व्यवस्था है उसके फेवर में दिया था, तब ये लागू थी। आपको पता है ये दोबारा गया, ये डबल बेंच पे दोबारा गया जिन्होंने दूसरे फॉर्मूले को मान लिया। और मुझे प्रियंका जी ने कहा कि मैं तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके डिफेंड कर रहा हूं, तो ये कोर्ट के वर्डिक्ट में लिखा है दोनों टर्म। ये रिजर्वेशन का, अगर किसी ने भी रिजर्वेशन की भारत में फिलॉसफी पढ़ी हो, उसमें वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। मुझे बड़ा दुख होता है, पिछले आधे घंटे में मुझे नहीं लगता हमने डिबेट में एक भी बात ऐसी करी जो कोर्ट के वर्डिक्ट्स है, इसकी जाति उसकी जाति, तुमने नहीं करा मैंने नहीं करा। कोर्ट कह रहा है, कोर्ट में एग्जैक्टली लैंग्वेज कोर्ट की भाषा में यूज हुई है कि हमारे सामने जो फंडामेंटल जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द लॉ ये है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कि आप एक बार रिजर्वेशन आपने लाभ ले लिया तो आप उसी सूची में रहेंगे, या फिर आप सूची बदल सकते हैं। आपको पता है यूपीएससी में भी एडमिशन ऐसे होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में होते थे। बल्कि मुझे पूरा मानना है, हम 6 महीने बाद फिर डिबेट में बैठेंगे आपके साथ, और जो अभ्यर्थी सूची की वजह से निकल जाएंगे, और ये निकलेंगे सब ओबीसी के, कुछ ओबीसी के लोग निकल जाएंगे, कुछ ओबीसी के लोग चले जाएंगे, क्योंकि जनरल की जो मतलब अनारक्षित जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज, उसमें 34,000 की ओपनिंग थी, उसमें तो 20,000 भर्ती हुई केवल। जनरल के तो 20,000 भर्ती हुए 59,000 में से। तो कुछ ओबीसी के लोग निकल जाएंगे, कुछ ओबीसी के लोग आ जाएंगे, कुछ एससी के लोग निकल जाएंगे, कुछ लोग एससी के लोग आ जाएंगे। इसमें जनरल और ओबीसी और एससी की इसकी तो फाइट ही नहीं है।
हम 6 महीने बाद बैठे होंगे, लोग इससे निकल जाएंगे, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये मामला पलट भी सकता है। इसलिए इसको फंडामेंटली समझने की जरूरत है कि किस फॉर्मूले को सिंगल जज बेंच ने अपहोल्ड करा था और किस फॉर्मूले को डबल जज बेंच ने अपहोल्ड करा, और यही फॉर्मूला एनईसी के सॉफ्टवेयर में लग जाएगा और दूसरी सूची निकल जाएगी। क्यों तो ऐसा इसको किसी ने नहीं बोला, इसमें किसी ने बात ही नहीं करी। हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि फिर से लिस्ट बनाइए? क्योंकि वो दूसरा फॉर्मूले पे आ रहा है। वो कह रहा है कि आप हर स्टेज पे ओपन कंपटीशन करें। मतलब अगर आपने फीस का लाभ ले लिया, फिर आपकी लिस्ट आई, फिर टीईटी के बाद फिर आप लाभ ले सकते हैं, सुपर टीटी के बाद फिर लाभ ले सकते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में फिर लाभ ले सकते हैं, मेरिट लिस्ट बनेगी फिर लाभ ले सकते हैं। जबकि पहला फॉर्मूला क्या था कि अगर आपने एक बार। एक बड़ी खबर आ गई शांतनु जी, आपको रोकना पड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज यहां पर है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया है। पहले नौकरी के नाम पर हुआ करती थी वसूली, और योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर कहा है कि चाचा भतीजा किया करते थे वसूली। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया है। अब वसूली पर लिया जा रहा है एक्शन। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जबरदस्त आड़े हाथों लिया है। युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वो समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहनों और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि इसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। और हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर ये आ गई। एक और ब्रेकिंग न्यूज है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की कल एक बड़ी बैठक होनी है। 69,000 नौकरी पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक शिक्षा विभाग ने बुलाई है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अधिकारियों के साथ ये बैठक करेंगे। तो अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फिर से लिस्ट बनेगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर बैठक में मंथन होगा, किस तरह से लिस्ट बनाई जाएगी, कहां गड़बड़ी हुई, क्या हुआ। तो शिक्षा विभाग की ये बड़ी बैठक कल हो रही है, और हम सीधे चर्चा पर एक बार फिर से वापस लौटते हैं। घनश्याम तिवारी जी, वैसे तो योगी आदित्यनाथ ने जो आप पर गंभीर आरोप लगाए, मुझे आपका रिएक्शन लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑर्डर में हम चल रहे हैं। खान साहब, सर सिर्फ एक मिनट देखिए, मैं घनश्याम जी को छोड़कर आपके पास आ रहा हूं, और घनश्याम जी के बाद उसके बाद आपके पास आता हूं। आपको लगता है सर, हम ये रिएक्शन पे तो बाद में बात कर लेंगे घनश्याम जी से, लेकिन अब आपको लगता है कि देखिए बैठक भी होनी शुरू हो गई है, योगी आदित्यनाथ खुद उसमें शामिल हो रहे हैं, अब छात्रों को न्याय मिल गया है या अभी उनकी लड़ाई और लंबी है? नहीं, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट के आगे सारे अधिकारी और जो भी जिम्मेदार मंत्री हैं वो नतमस्तक होंगे, और ये गलती जो पहले हुई है वो उसको नहीं करेंगे। लेकिन शांतनु जी पहले कह रहे हैं 6 महीने बाद बैठिएगा, फिर देखिएगा ये खेल होगा। तो खेल कराना चाहते हैं क्या आप? पूरे देश में यही काम कराना चाहते हैं? अब कोई काम नहीं बचा है क्या? यही काम रह गया है। अब देखिए मंडल की बात कर रहे थे अभी चौधरी साहब, जब बीपी सिंह मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे देश के, उस वक्त मंडल कमीशन लाए थे बीपी सिंह जी, और भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट कर रही थी। जैसे मंडल कमीशन लाए बीपी सिंह, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट खींच लिया। तो मंडल का विरोध कौन कर रहा है? और हमको बता रहे राजनीतिक विश्लेषक तो ये शांतनु जी बैठे हैं आपके फेवर में बैटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है? इनको भी बताओ। अब सबको पता है, कुछ बताओगे? न्याय प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी हो। सर मैं रोक रहा हूं आपको, समय की थोड़ी सी। खान साहब, डॉक्टर खान मैं आपको रोक रहा हूं। घनश्याम तिवारी जी, सर सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं। तिवारी जी, बेहद गंभीर आरोप, आपकी प्रतिक्रिया आपके नेता पर, चाचा भतीजा दोनों पर। देखिए, ये बाबा बुल और बुलडोजर का मॉडल फेल हो गया है। ये बुलडोजर का एक उदाहरण आपको देता हूं। ये कारवां मैगजीन है जिसका अप्रैल का अंक कहता है गोरख धंधा अयोध्या में राम मंदिर की आड़ में जमीन की लूट। कवर स्टोरी है, भारतीय जनता पार्टी का कच्चा चिट्ठा खोलता है। और कहां बुलडोजर नहीं चला। ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता की फोटो है जिसको प्रधानमंत्री जी जिसके हनुमान बन जाते हैं, अमित शाह बन जाते हैं, और ये साक्षी मलिक की फोटो है जो पुलिस घसीट रही है। ये जो ढोंगीपना है भारतीय जनता पार्टी का, ये तो आज ये देश के लिए वो विदेश फोगाट हैं, लेकिन देश के लिए विनेश हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो विनाश है।
कि जब भी वो उनकी छवि उभरेगी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। तिवारी जी, राजेश चौधरी जी, प्रियंका गुप्ता जी, घनश्याम तिवारी जी, अनिल दुबे जी, शांतनु गुप्ता जी, डॉक्टर रमेश खान, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए आज तक।